हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम अब तक वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, आज हम आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है ये समझिए। कोई भी जो वेक्टर होता है उसमें दो चीजें होती हैं बेटा। एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मॉड ऑफ ए और दूसरा क्या हो गया, डायरेक्शन। तो सबसे पहली चीज हम इसको ट्राइंगल लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लिखते हैं, इफ टू वेक्टर्स A and B are provided, then we can add them by, एक इंग्लिश में लिख देते हैं, ट्राइंगल लॉ। अब ये ट्राइंगल लॉ क्या होता है ये सुनिएगा, उसको मैं एलैबोरेट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू साइड्स या इफ टू वेक्टर्स are represented by two sides, जो कि कैसी होनी चाहिए, सक्सेसिव, two successive sides of a triangle, then the third side will represent their addition in opposite order। ओके, डेफिनेशन सुन लीजिए। According to this law, if two vectors are represented by two successive sides, या two side ब्रैकेट में हमने लिखा successive यानी एक के बाद एक of a triangle, then the third side will represent their addition in opposite order। ये आप पहले कॉपी कर लें लैंग्वेज, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए, तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो हम उन्हें दो ट्राइंगल्स की साइड से दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, हमें इन्हें जोड़ना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेक्टर A बनाएंगे, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, ये B की टेल है, ये B का हेड है। तो सबसे पहले A को ड्रॉ करिए, A के हेड पर B की टेल को रखिए ऐसे, ये पहला A फिर B, तो जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की उसको कहेंगे हम C वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, A प्लस B को। सो इफ टू सक्सेसिव साइड्स लाइक A एंड B represented by two sides of a triangle, then third will represent their addition। ये इसका मतलब हुआ। जैसे पहले A और B और ये तीसरी सी। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बेटा, कि A
था, ये B था, तो C कैसे आना चाहिए था रिवर्स में? देखो A B C, पर जो C होता है वो कहाँ होता है? A के टेल से B के हेड पर, तो ये इसका ऑर्डर कैसा हो गया? अपोजिट हुआ। ये ट्राइंगल लॉ है, इसको हम कहते हैं C इक्वल टू A प्लस B वेक्टर। कॉपी करिए। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता है, वो देखिए। द एंगल बिटवीन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड angle between vectors। कॉपी करिए इसको पहले। जैसा ये समझो कि मान लो किसी ने कहा कि भाई ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ये एंगल 120 डिग्री है, तो अब ये बताओ कि A और B के बीच का एंगल कितना होगा। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, ये ध्यान रखना कि इस वेक्टर A को थोड़ा आगे बढ़ा दो, मतलब क्या करेंगे, B को ऐसे के ऐसे रखते हैं, A को आगे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि एंगल हमें किस में काउंट करना होता है? टेल और टेल के बीच में। ये जो एंगल बनेगा, देखो ये 120 था, ये कितना बचेगा? 60। तो एंगल कितना हुआ वेक्टर्स के बीच का? 60। ओके, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, किसी भी वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर ये यहाँ पे था तो यहाँ कैसे बना दिया? भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, एल्स वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर एनीवेयर। जैसे मान लो ये A है, इसको शिफ्ट कर दिया तो ये भी क्या रहेगा? A, ये भी क्या रहेगा? A, ऐसे यहाँ पे खींच दिया तो ये भी क्या रहा? A, क्योंकि सभी की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। इसका मतलब वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर एनीवेयर इन द सेम प्लेन। जैसे यहाँ A था, जरूरी नहीं है यहीं पे रहेगा, हमने इसको आगे शिफ्ट कर दिया। तो एंगल नापने के लिए हमें क्या लेना है? एंगल बिटवीन द टेल्स। कॉपी करिए इसको लिख देता हूं मैं, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन गिवन प्लेन। और दो चीजें सेम लेनी चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम वेक्टर है, कहीं भी ड्रॉ करिए उसको। अब हम थोड़ा बात करेंगे एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन क्या है, वो जरा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, बड़े आराम से समझेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसका वेक्टर अच्छा है फिजिक्स में, फिजिक्स उसी की हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो विष्णु भगवान की पूजा करिए, अगर विष्णु जी की पूजा आप करते हैं तो लक्ष्मी खुद ही प्रसन्न हो जाती है। ऐसे जिसका वेक्टर अच्छा है वो डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि उसकी फिजिक्स अच्छी हो जाती है। आप सुनिए,
हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन एंड, यहां लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है बड़े लेटर्स में, इट्स डायरेक्शन, ऐसा। ओके, हेडिंग यहां पे ले लेते हैं। देखो बच्चों, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, जैसा हमने यहाँ पे लिया। वेक्टर को हम एक्चुअली आगे बढ़ा दे रहे हैं, ये हमने माना एंगल थीटा है। ये क्या हुआ अपने लिए, वेक्टर सी, जो कि क्या बताता है अपने को, ए प्लस बी। अगर हम यहाँ से ये जो पॉइंट है ना अपना, जहाँ पे ये मिल रहे हैं, इसको ओ कहते हैं, इसको ए और इसको बी। बी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाला जो कि एन पॉइंट पे कट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल BAN cos थीटा कितना होगा, इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बोले तो AN अपॉन AB। AN कितना है, AN तो AN है भाई, AB कितना है, ये B वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, B है, तो AN कितना हो गया, B cos थीटा। अब इसी में अगर हम लिखना चाहें इसी ट्राइंगल में sin थीटा कितना होगा, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोले तो BN अपॉन ए, तो यहां से BN कितना मिलेगा, B sin थीटा। ठीक है, यानी ये हो गया अपने पास B cos थीटा, और ये लेंथ कितनी हो गई, B sin थीटा। देख लीजिए इसको आराम से। देखो बच्चों, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे पूरे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। कैसे करेंगे ये जरा समझिए। यहां देखो जरा, सी स्क्वायर यानी ये जो है OB स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस, इसको लिखिए BN स्क्वायर। आप चाहे तो कह सकते हैं हाइपोटेनियस OB स्क्वायर। OB स्क्वायर क्या है, ये लेंथ C के बराबर है ना, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू ON का मतलब OA प्लस AN, ये पूरी लंबाई क्या है, लेंथ, द एडिशन ऑफ दिस प्लस दिस इज दिस टोटल। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये A है, ये B cos थीटा है, A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द BN, टेल मी, B sin थीटा होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए C स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये नंबर 3 होगा। यहां से बच्चों हम B cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा से B स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिला हमें, AB cos थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो क्या मिला, C स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और C इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, नंबर 4। ये है C का मैग्नीट्यूड, और C क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, तो इसको हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B, क्योंकि C क्या है, A प्लस B है कि नहीं है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर, क्योंकि C A प्लस B के बराबर है। कितना आया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो फॉर्मूला ध्यान रखना है लास्ट में वो ये है, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी या c वैल्यू इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब रही बात डायरेक्शन की, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ध्यान से सुनना, रिजल्टेंट का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। ये मान लीजिए पहले वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इज bn अपॉन OA। तो क्या मिला, tan अल्फा इज bn कितना है बच्चों, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्योंकि हमने स्मॉल लिए हैं तो हम स्मॉल लेके चलेंगे, a प्लस b cos थीटा। यहां से आप अल्फा निकाल लीजिए, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये हो गई डायरेक्शन। तो ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, या कहिए कि 2। इसको हम MTR लगाएंगे, मेमोरी टिप रिजल्ट, जो हमें रटा हुआ होना चाहिए। एक तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना होता है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होती है। आराम से कॉपी करिए, मैं 2 मिनट ठहरता हूं। बेसिकली बच्चों, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो पिगी बैंक होता है, आपका पिगी बैंक इस बार जिसमें आप अपने कॉइन्स को जोड़ते हैं जब आप छोटे बच्चे होते हैं। आपकी मम्मी ने 2 रुपए दिए, आपको पापा ने 5 रुपए दिए, एक का सिक्का मामा जी ने दिया, एक मौसी ने दिया, 5 रुपए चाचा दे के चले गए आपके काका, या बड़े पापा ने दिए 6 रुपए। आप सबको एक पिगी बैंक में डाल देते हो, राइट। मान लीजिए उसमें कॉइन्स जमा हो गए, बहुत सारे पैसे लगते हैं, वो वजन लगता है उसमें कि मेरे पास कितने पैसे हैं। मान लीजिए आपको जरूरत पड़ी, आप अपने पापा के पास गए कि पापा मेरे पास ये पैसे हैं गुल्लक में या मेरे पिगी बैंक में, या आप इनको नोट में बदल दो। तो पापा ने गुल्लक को फोड़ा, 1-1 के, 2-2 के, 5-5 के सारे कॉइन्स निकले। जब हमने उन्हें ऐड किया तो वो 100 रुपये थे। पापा क्या करते हैं, ला बेटा ठीक है तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, वो 100 रुपये लेंगे आपसे, जेब में से 100 का नोट निकाल के आपको दे देंगे। आप इसका मतलब समझे, इतने सारे जो पैसे थे, कॉइन्स थे, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, केवल 100 रुपए के नोट में। दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। मींस व्हेन देयर आर सो मेनी वेक्टर क्वांटिटीज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, then if we want to replace them with the single quantity, single value, then that is called the resultant. It means like whatever the two vectors there, a and b, its combined effect is like only c vector. कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ, आप इसे और देख लें, मैं बताऊंगा इसको।
जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ एक बॉडी है, ये हमने रखी 0 0 पॉइंट पर, यानी ये वाई एक्सिस हो गई और ये लगभग हमारी एक्स एक्सिस। हमने एक फोर्स लगाया इधर, मान लीजिए कितना 10 न्यूटन का, और इधर फोर्स लगाया हमने 10√3 न्यूटन का, F2 और ये F1। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है एक्चुअल में? वेक्टर। सो इनफैक्ट आपको ये क्या दिख रहा है, F1 और F2। इस बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमसे पूछा गया कि भाई फाइंड F नेट कितना होगा एंड इट्स डायरेक्शन। ओके, देख लीजिए सवाल। There is a body placed at the origin. There are two forces acting on it. One is 10 Newton along the x-axis, and another is 10√3 Newton along the y-axis. Then what is the net force on the body? So how to proceed? ये एक वेक्टर A हो गया, यानी पहला वेक्टर। जनरल वैल्यू समझो, A वेक्टर का मतलब है ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है जो कि वेक्टर फॉर्म में हो, जैसे वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है। तो यहाँ वो वेक्टर क्वांटिटी हम क्या डील कर रहे हैं? फोर्स। तो ये हमारा एक तरह से A वेक्टर हुआ बच्चों, ये हमारा B वेक्टर हुआ। तो हम क्या कहेंगे, F net will be F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। F net कितना? 10I कैप प्लस 10√3 J कैप। जानते हो बच्चों क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन कहाँ लग रहा है? X में, और 10√3 कहाँ लग रहा है? Y में। सो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप? मॉड्यूलस यानी रिजल्टेंट यानी कि नेट √ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 90 डिग्री। पूछिए क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है? 90। A वेक्टर B वेक्टर, एंगल बिटवीन द टेल्स एंड टेल्स लाइक 90। cos 90 कितना हुआ बच्चों? 0। तो ये पूरी टर्म क्या बन गई? 0। यानी कि हमें F रिजल्टेंट या F नेट कितना मिला? 100 प्लस 300 √400 या कहिए 20 न्यूटन। ये हमारा नेट फोर्स आ गया या रिजल्टेंट फोर्स। ओके, देख लीजिए आराम से। और इसकी डायरेक्शन क्या मिली हमें? अल्फा इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स B, ये मतलब सेकेंड वेक्टर, साइन थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अपॉन A प्लस B cos थीटा। cos 90 0 हो गया बेटा, कितना मिला? sin 91 अपॉन 10 tan इनवर्स √3, यानी अल्फा कितना? 60 डिग्री। ये मतलब होगा। अब इसका आप टेक्निकल मीनिंग समझिए बच्चों कि यहाँ दो वेक्टर्स को ऐड किया तो जो भी रिजल्टेंट बनेगा उसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा और उसकी एक डायरेक्शन होगी। तो इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने पर जो वेक्टर मिला उसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन और उसकी डायरेक्शन क्या है? 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसका अर्थ ये है कि आप ये जो दो फोर्सेस लगा रहे थे उसके बजाय अगर मैं होता तो मैं केवल कितना फोर्स लगाता? 20 न्यूटन। और कितने एंगल पर फोर्स लगाता? 60 डिग्री पर। तो बॉडी उसी तरह से चलती जैसे कि इन दोनों के इफेक्ट में चल रही है। It means there were the two forces you was applying and body was in motion, suppose. So resultant indicates that if we want to replace all the forces by single one force,
then what it will be 20 Newton, and at which angle we should apply, at an angle 60 degree with the first vector. तो जैसा इफेक्ट इन दोनों का आता, जैसे मान लीजिए ये तो चिल्लर हो गई अपनी 1-1 रुपए की, और नेट हमने चेंज कर दिया 2 रुपए के नोट से, या 10-10 रुपए के नोट हो गए, ये बन गया 20 का नोट। तो इन सब का नेट कितना आया 20 न्यूटन। कितने एंगल पर आया वो 60 डिग्रीज पर। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ए बी का सी, यानी ए और बी को हटा के केवल सी रखा जाए तो इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। इसको आराम से कॉपी करिए, फिर हम केस लिखते हैं। ओके, अगर हम यहीं पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एफ नेट 20 न्यूटन, कितने एंगल पर 60 डिग्री, ये था हॉरिजॉन्टल। यानी दो को मिलाकर हमने क्या बना दिया, एक वेक्टर बना दिया, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को तोड़ के एक जब बनाई जाती है, दैट इज नेम्ड एज रिजल्टेंट। अरे शोभा, एक मिनट, जैसे मैं अब आपके लिए 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, उसे आप करिए, 5 मिनट का टाइम देता हूं। क्वेश्चन 1, मान लीजिए एक बॉडी है, इस पे 2 इक्वल फोर्स लग रहे हैं, एक इस तरफ F और एक इस तरफ। तो जरा इसका F नेट निकाल के बताइए कितना होगा। ओके, क्वेश्चन 2, अगर किसी बॉडी पर 2 फोर्सेस लगाए जाएं इक्वल मैग्नीट्यूड वाले 60 डिग्री एंगल पर, तो F नेट कितना होगा ये बताना है। ये तीनों केस हमें याद रखने होते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरा केस, अगर 2 फोर्सेस 120 डिग्री के एंगल पर लगाए जाएं तो रिजल्टेंट कितना होगा ये जरा निकालिए। Come on. बच्चों, there are 2 forces at an angle of 90 degree. What is the net? There are 2 forces acting on a body at an angle of 60 degree. Then what is the F net? 2 equal forces acting on a body at an angle of 120. What is the F net? These 3 questions, please practice in next 2-3 minutes. Come on, else I will tell you. आप सॉल्व करिए, आपके लिए समय 2-3 मिनट में सॉल्व करिए, नहीं तो राइट साइड में बताता हूँ। तीनों इंपॉर्टेंट केस हैं ये जो हमें हमेशा ध्यान रखने होते हैं।
है बच्चों, होपफुली आपका आंसर आ गया होगा। यहाँ पे पहला वेक्टर क्या है f, दूसरा क्या है f, दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, नेट कह लो चाहे एफ आर कह लो, बात एक ही है। अंडर रूट ऑफ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्रीज। cos 90 क्या होता है बच्चों, 0, तो क्या मिला हमें 2f स्क्वायर, यानी कि f net is रूट 2f। और एक बात ध्यान रखना, इक्वल फोर्सेस अगर होते हैं किसी भी बॉडी पर तो जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये कितने पर होगा, रूट 2f इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट विल एक्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, राइट। तो ध्यान रखिएगा, पहला केस है MTR, इक्वल फोर्सेस या इक्वल वेक्टर्स एट 90 गिव्स अस द रिजल्टेंट एज रूट 2f या रूट 2a, जो भी वेक्टर है। सेकंड केस देखिए, यहाँ पे f नेट या रिजल्टेंट कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये f है, पहला वाला भी दूसरा भी f, नेट निकालना है a ये b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। बच्चों cos 60 क्या होता है एक्चुअल में 1/2, ये कट जाएगा, देखो क्या मिलेगा 1 2 और यहाँ से f स्क्वायर 3f स्क्वायर, यानी कि रूट 3f। तो when two vectors inclined, two equal vectors are inclined at an angle of 60 degrees, what is the resultant बच्चों, रूट 3a। और like for the forces particularly vector is the force, it becomes like रूट 3f। जब 120 है तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट केस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है इसमें सुनिए, रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2f cos 120। बोले तो कितना मिलेगा हमें, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1 बचा ना, मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस आया, यानी रूट f स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कितना बचा, f। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, whenever two vectors are inclined at an angle of 120 degrees, the resultant is f, and how it will be, such that it will bisect the complete angle, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो रिजल्टेंट क्या करता है, जनरली बाइसेक्ट कर देता है दोनों को। आप चाहो तो tan अल्फा के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इसको a मान लो इसको b मान लो, बेटर है आप इसको सीधा याद रखें, क्योंकि फोर्सेस इक्वल हैं तो ये रिजल्टेंट हमें मिलेगा f के बराबर। जितने फोर्स लग रहे हैं f और f, उतना ही क्या मिलता है, रिजल्टेंट। अगर एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री है, तब देखिए इसको कॉपी करिए। यहाँ पे क्या है, f और f 60 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट जो है वो भी कितना मिला हमें, f रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 3f। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा तो कितना बचेगा एंगल, 30 डिग्री। Means when two vectors which are equal in magnitude, the result at an angle of 60 degree, the resultant is root 3f or like root 3a for any other vector quantity, and its angle with the horizontal will be 30 degrees. Copy this all. ये तीनों केस ध्यान रखने हैं, इक्वल वेक्टर्स 90 पे होते हैं तो रिजल्टेंट रूट 2 आता है, अगर 60 पर है तो रूट 3f, और 120 पर है तो इक्वल टू एनी वन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। Like for the forces we have discussed, so they are respectively root 2f, root 3f and f. Copy करो इसको। अब देखो बच्चों, एक मैजिक ट्रायंगल बताता हूं मैं आपको, जो मैंने पहले भी बताया था बेसिक मैथ में। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सीख लें उसको और उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी लेते हैं आपका, ठीक है।
ये देखिए, एक ट्राइंगल आपको ध्यान रखना है हमेशा। इसको मैं पर्टिकुलरली बच्चों के लिए मैजिक ट्राइंगल बोलता हूँ। ये साइड अगर 3 है, ये अगर 4 है एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, देन दिस एंगल इज 37, दिस एंगल विल बी 53 डिग्रीज। ओके, ध्यान रखना। एक एग्जांपल ले लेता हूँ और एडिशन के लिए, कि मान लीजिए हमसे ये सवाल कहा गया कि देयर इज अ बॉडी placed on the ground, this force is 8 Newton, this force is 6 Newton, then find the F resultant and its direction। मतलब एक बॉडी को हमने ग्राउंड पर रख दिया बच्चों, उस पर 8 न्यूटन का फोर्स x के अलाउ है और 6 न्यूटन का फोर्स y के अलाउ है। तो हमें निकालना ये है कि नेट फोर्स कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम स्केलर की तरह जोड़ें तो कई बच्चे कहते हैं सर 8 लग रहा है, इधर 6 लग रहा है, 8 और 6 14। गलत है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को आप ऐसे डायरेक्टली स्केलर की तरह नहीं जोड़ सकते। मान लो मैं कहूँ आपसे कि 8 रुपए और 6 रुपए कितने होंगे, तो आप कह सकते हो कि सर 14 हो गए, पर यहाँ वेक्टर्स को ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो कैसे लिखेंगे उसको, ध्यान से सुनिए। नेट फोर्स विल बी 8I कैप प्लस 6J कैप। ये अनइक्वल है, पहले केस में हमने इक्वल लिए थे F और A। तो अभी मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये एंगल क्या है आपस का 90। तो उसे लिखो चाहे मत लिखो, वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 90 आएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Cos 90 is 0. So the term is how much? 64 plus 36. What is that? Root 100. Means net force is only 10 Newton. And this is like net force, 10 Newton. Now, how much angle it's going to make here theta if you see? See, this is 8, this is 10. This is being 6, so here also vector I can shift. This is also 6 Newton. बताया था आपको, एक वेक्टर को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ किसी भी प्लेन में। तो यहाँ से tan थीटा क्या मिलेगा मुझे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 6 न्यूटन, बेस 8 न्यूटन, बोले तो कितना 3/4। थीटा इज tan इनवर्स 3/4। ध्यान से देखिए यहाँ पे 3/4 कितना होता है, अगर हम देखें तो tan 37 होता है कि नहीं। थीटा कितना हुआ 37 डिग्रीज आंसर। अब इसका अर्थ क्या हुआ, मीनिंग इज कि अगर इस बॉडी पर ये 2 फोर्स ना लगाकर हम क्या लगाएं, केवल एक फोर्स लगाएं, कितना 10 न्यूटन का, कितने एंगल पर 37 डिग्री पर, तो भी इफेक्ट वही होगा जो कि इन दोनों की वजह से हो रहा था। मींस if we apply only one force of 10 Newton at an angle of 37 degree, the pattern of motion of the body will be same as it was or it would be when two individual forces are acting on it। यानी 8 और 6 की वजह से जो इफेक्ट आता था वो केवल एक की वजह से आएगा। ओके राइट। जैसे इसी में अगर हम आगे बढ़े, सपोज इफ मास ऑफ बॉडी m इक्वल टू 2 kg, तो इसका जरा एक्सेलरेशन बताओ बच्चों। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या है इस पे नेट 10 न्यूटन, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉपी करिए इसको।
ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एडिशन। एडिशन मींस हाउ टू ऐड द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट मिलेगा, उसका अपना मैग्नीट्यूड होगा, उसकी अपनी डायरेक्शन होगी। अब हम थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो एडिशन क्या हुआ? दो वेक्टर्स को जोड़ना। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? दो वेक्टर्स को तोड़ना। देख लीजिए आप इसको, मैं आगे लेता हूं। हेडिंग नेम इज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरी जेब में अभी 100 रुपए हैं, दोनों आगे वाली पॉकेट में जीन्स के, तो किस पॉकेट में कितने रुपए हैं आपको कैसे मालूम चलेगा? हाउ यू विल कम टू नो हाउ मच मनी इज इन विच पॉकेट? लाइक सपोज 50-50 हो सकते हैं दोनों में, या एक में 100 का नोट और एक में कुछ भी नहीं। एक में हो सकता है 30 रुपीज हो, एक में हो सकता है 70 रुपीज हो, या हो सकता है एक में 20 हो इधर और इधर 80 रुपीज हो। तो और कुल मिलाकर कितने होंगे बेटा? 100 रुपीज। The thing is same. Suppose we have a vector A which makes an angle theta with the horizontal. This point is suppose P. If I drop a perpendicular here, ये मान लीजिए n पर कटता है, तो ये जो डिस्टेंस है ON, इसको कहें हम AX, और ये जो है y के अलोंग, ये मान लीजिए m पे कटता है। ये जो डायरेक्शन है या ये जो वैल्यू है, इसको हम कहते हैं AY, y कंपोनेंट। PN किसके बराबर है? ON के, तो ये भी क्या होगा? AY। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट इन ट्राइंगल, फर्स्ट क्यों, आप सीधे स्टार लगा के लिख सकते हैं। इन ट्राइंगल PON, cos थीटा क्या होगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? AX, या ऐसा लिखें पहले, ON अपॉन OP। ON कितना है? AX, OP कितना है? भाई ये वेक्टर है ना, तो लेंथ क्या है? मैग्नीट्यूड इसका A। तो AX क्या मिला यहाँ से हमें? A cos थीटा। और अगर हम देखें अगेन इन ट्राइंगल PON, व्हाट इज द साइन थीटा बच्चों? Sin theta is PN upon OP, perpendicular upon hypotenuse, which is AY upon A. So what is the AY? A sin theta. ये नंबर 1, ये नंबर 2। यानी कि इसको ऐसा समझिए कि A वेक्टर जो है उसका कितना पार्ट X में है और कितना पार्ट Y में है। जैसे 100 रुपए में से 50 रुपए इधर है, या 50 रुपए इस पॉकेट में है, या कहिए 20 और 80 रुपए हैं, दोनों अलग अलग पॉकेट्स में। तो बेसिकली हम रिजल्टेंट में क्या कर रहे थे? वेक्टर्स को दो को जोड़कर एक बना रहे थे। कंपोनेंट में क्या करते हैं? हम एक से दो बनाते हैं, स्प्लिट करते हैं, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, तो यहां हम क्या कहेंगे? ए वेक्टर को हम कैसे लिख पाएंगे? AX I कैप प्लस AY J कैप, यानी A का कितना हिस्सा X में है? AX, कितना हिस्सा Y में है? AY। बोले तो अगर हमें OP जाना है तो X में AX चलेंगे और Y में AY चलेंगे, राइट? तो इसको कहते हैं X कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इसको बोलते हैं Y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कॉपी करिए, फिर एग्जाम्पल लेंगे। दोनों में यही फर्क है। एडिशन में हम क्या करते हैं? दो को मिलाकर एक बनाते हैं। कंपोनेंट में हम एक वेक्टर से दो बनाते हैं, उसके टुकड़े करते हैं। एक्स में कितना पार्ट है उसका और वाई में कितना है। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो ये एक बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, राइट? हमसे पूछा गया कि Fx कितना होगा और ये बताओ y कंपोनेंट Fy कितना होगा। अगर
ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। किसी भी बॉडी पे हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ क्वांटिटी कौन सी है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वो F है कि नहीं है, बिकॉज हियर द फोर्स इज लाइक 100 न्यूटन। जो जनरल ए वेक्टर किया हमने, स्पेसिफिकली इट बिकम्स द फोर्स हियर। सो व्हाट इज द Fx, दैट इज F cos थीटा, बोले तो 100 cos 60। कितना होगा cos 60, 1/2 कैंसिल हुआ, 50, this is 50 Newton, right? And what is the y component of the force? Like for any vector it is a sin theta, here the vector we are using is force, so it's going to be F sin theta means 100 sin 60, so this value comes 50/3 न्यूटन। यानी कि अगर आप समझना चाहें तो ध्यान से सुनना, ये जो F है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 50I कैप प्लस 50√3J कैप। बात वही होगी कि भाई इन दोनों के मैग्नीट्यूड से मुझे क्या मिल जाएगा, 100 न्यूटन मिल जाएगा। आप करके देख लो मैग्नीट्यूड ले से, इसका स्क्वायर 2500 और इसका स्क्वायर 7500, टोटल √ 10,000, जिससे नेट मिलेगा हमें 100। तो बच्चों रिजल्टेंट का मतलब होता है एक से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी को जोड़कर एक वेक्टर क्वांटिटी बनाना, और रिजोल्यूशन या कंपोनेंट का मतलब होता है एक वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर्स बनाना। ओके, आज के लिए आप केवल इसी को समझें। कल मैं आपको सब्सट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, छोटा सा टॉपिक है, फिर हम प्रोडक्ट्स की ओर जाएंगे। असाइनमेंट में आपको सब्सट्रैक्शन के बाद अपलोड करूंगा, जब तक आप इसको समझते रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ एक 15 से 20 क्वेश्चन भी लूंगा असाइनमेंट के, देन यू विल गेट फैमिलियर विद दिस ऑल। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।